हिमालय हमारे पास, 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट हमारे पास, योग और आयुर्वेद की जन्मभूमि हम खुद, फिर भी दुनिया भर के टूरिस्ट हमारे यहाँ आने से कतराते हैं। आखिर कहाँ चूक रहे हैं हम? ये सवाल उठाते हैं फरहत जमाल, जो ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के जाने माने जानकार हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं विचारकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम भारत के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। सुनिए फरहत जमाल आगे क्या कहते हैं। अपने आप को इनक्रेडिबल यानी अतुल्य कहने वाले देश के लिए एक कड़वा सच है। आखिर इनबाउंड टूरिज्म यानी विदेशी टूरिस्ट का यहाँ आना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में इतना नीचे क्यों खिसक गया है? इस बात का खोखलापन साफ दिखता है। हमारे पास हिमालय है, 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, यूनेस्को की 40 से ज़्यादा विश्व धरोहर साइट्स हैं, योग और आयुर्वेद की जन्मभूमि है, सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, शानदार महल हैं जो आलीशान होटलों में बदल चुके हैं और शायद दुनिया का सबसे विविध खान पान भी हमारे यहाँ ही है। इसके बावजूद 2025 में भारत में सिर्फ 99.5 लाख विदेशी टूरिस्ट आए। अब जरा एशिया के अपने पड़ोसियों से तुलना कीजिए। जापान में रिकॉर्ड 3,68,70,000 विदेशी टूरिस्ट आए, थाईलैंड में 3,55,50,000, वियतनाम में 1,75,80,000, सिंगापुर जो बेंगलुरु से भी छोटा एक शहर देश है वहाँ 1,65,00,000 लोग आए और इंडोनेशिया में 1,39,00,000, अकेले बाली में 63,30,000 विदेशी टूरिस्ट आए। ये भारत के कुल विदेशी टूरिस्ट का लगभग 2/3 है। यहाँ तक कि श्रीलंका जो एक बड़े आर्थिक संकट से अभी उबर ही रहा है, वहाँ भी 2024 में 20 लाख का आंकड़ा पार हो गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अरबों डॉलर की विदेशी कमाई है, लाखों नौकरियां हैं, लगातार होता निवेश है। भारत अब यूरोप या अमेरिका से मुकाबला नहीं कर रहा। अफसोस की बात यह है कि वो अपने ही पड़ोसियों से और तुर्की जैसे देशों से पिछड़ता जा रहा है। ये बात तब और खलती है जब हम भारत का आकार देखते हैं। ये जापान से लगभग 4 गुना बड़ा है, सिंगापुर से तो हजारों गुना। यानी दिक्कत संसाधनों की नहीं है, दिक्कत रणनीति की है। भारत की कहानी एक ऐसे देश की है जो घूमता तो है पर जहां लोग घूमने नहीं आते। इसकी एक वजह यह है कि पिछले 1 दशक में हमारा पूरा ध्यान घरेलू टूरिज्म पर ही टिक गया है। इसमें शक नहीं कि घरेलू टूरिज्म के उछाल ने होटल उद्योग को बदल दिया और इलाकों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी, पर घरेलू और विदेशी टूरिज्म को एक दूसरे का विकल्प समझना गलत है। दोनों का आर्थिक मकसद अलग है। एक घरेलू टूरिस्ट वो पैसा खर्च करता है जो पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में घूम रहा है, जबकि एक विदेशी टूरिस्ट देश में बिल्कुल नया पैसा लाता है। होटल, रेस्टोरेंट्स, यातायात या खरीदारी पर खर्च किया गया उसका हर डॉलर हिंदुस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है। तुलना कीजिए, पिछले साल हमने टूरिज्म से करीब 35 अरब डॉलर कमाए, जबकि थाईलैंड ने 65 अरब, जापान ने 54.5 अरब और फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश तो 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। टूरिज्म में रोजगार पैदा करने की ताकत भी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका पैसा अर्थव्यवस्था की हर परत तक पहुंचता है। टूरिज्म मंत्रालय के मुताबिक 2024 से 25 में इस क्षेत्र ने 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी। ये कुल रोजगार का 9.1% है। यही वजह है कि थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और जापान जैसे देश टूरिज्म को सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं। हमें भी ऐसा ही सोचना होगा। साथ ही हमें अब ये भी मानना होगा कि अब पोस्ट कार्ड टूरिज्म का अंत हो चुका है। बरसों से भारत खुद को अपनी इमारतों और पोस्ट कार्ड जैसी तस्वीरों से बेचता रहा है, पर आज का टूरिस्ट एक गहरा, सच्चा तजुर्बा चाहता है। वो ऐसे अनुभव तलाशता है जिन्हें रील्स पर देखकर मन में एक ललक जागे। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ताजमहल, बनारस के घाट या केरल के बैकवाटर नहीं है।
बल्कि उसकी जीवंत संस्कृति भी है। परंपराएं यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेती हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में ऐसे अभियान चलें जो कोलकाता की दुर्गा पूजा, नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल, गुजरात के रण उत्सव या जैसलमेर के खंडरों में होने वाले संगीत समारोह पर केंद्रित हो। इसके अलावा पूर्वांचल के आदिवासी त्योहार, गांवों का टूरिज्म और इलाकाई खान पान, ये सारे अनुभव खुद में एक वैश्विक टूरिज्म ब्रांड बनने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा 2 अन्य तरह के टूरिस्ट पर भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, कारोबारी टूरिस्ट। भारत दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। हर साल हजारों निवेशक, एंटरप्रेन्योर और कारोबारी टीमें यहाँ आती हैं। भारत के पास एक बड़ा मौका है इन बिजनेस ट्रिप्स को वेकेशन में बदलने का, जैसे बैठक के बाद उनके लिए धरोहर, सेहत और खान पान के खास दौरे तैयार किए जाएं। वजह, वो आम टूरिस्ट से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दूसरा, शादियों के टूरिज्म। पिछले साल एक बड़े कारोबारी घराने की चर्चित शादी में मार्क ज़करबर्ग का आना इस बात की मिसाल है कि भारतीय जश्न को लेकर दुनिया में कितनी दिलचस्पी है। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, नामी होटल और आयोजन की महारत, हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया भर की शादियों को यहाँ खींच लाए। भारत को चाहिए एक मजबूत टूरिज्म अभियान और दुनिया भर में पहचाने जाने वाला एक टूरिज्म दूत। लेकिन दुनिया में धारणाएं बनाने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। हमें इस पर भी काम करना होगा कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, खासकर 2 पहलुओं को लेकर। पहला, सिविक सेंस और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा। साफ माहौल, व्यवस्थित सार्वजनिक जगहें और इज्जत भरा बर्ताव, ये सिर्फ शहरी सहूलियतें नहीं, ये टूरिज्म की पूंजी है। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा भी अब किसी जगह की परिपक्वता की पहचान बन चुकी है। जैसे जैसे ज़्यादा महिलाएं अकेले सफ़र कर रही हैं, उनका सुरक्षा का एहसास सिर्फ उनकी अपनी पसंद नहीं, बल्कि वो सलाह भी तय करता है जो वो अपने परिवार और ऑनलाइन दुनिया के साथ बांटती हैं। जो जगह सुरक्षित महसूस ना हो, वो एक सच्चा वैश्विक ठिकाना नहीं बन सकती। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ बार बार दोहराया गया वाक्य है। भारत का आतिथ्य अपनी गर्मजोशी के लिए हमेशा सराहा गया है, पर इस गर्मजोशी को एक भरोसेमंद और सुरक्षित अनुभव में बदलना होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।